जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चाहे हमारी बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये मान चलना जो आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन है ये भी आपका इसी फरवरी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। और आप कम से कम ये मान चलना कि आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल या मैक्सिमम जाएगा मई महीने में जाएगा, तब तक आपका एग्जाम भी वहां पे हो जाएगा। तो अब इतना टाइम आपके पास नहीं बच रहा है, तो अभी से आप तैयारी में वहां पे लग जाइएगा, क्योंकि अब जैसे इसका नोटिफिकेशन आपका आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद होता है क्या, आपके पास इतना टाइम वहां पे नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से साथ में करते चलना। यकीन दिलाता हूं दोस्तों, ये जो आपके 100 सेट यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, अगर सारे सेट आप अच्छे से करते हुए चलते हो, जब आपका पेपर वहां पे लगेगा, यहां से आप खुद कहोगे सर यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया मैं वही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल हमारा क्या वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए और क्या चीज हमें पता वहाँ पे होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आपके गुरु नानक देव जी की जीवनी वहां पे लिखी थी। तो जो आपकी ये जीवनी होती है ना, जीवनी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जीवनी वहां पता होनी चाहिए कि अगर किसी की जीवनी हमसे पूछ ले, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट वहां पे होते हैं, आप उनके आंसर वहां पे दे पाए। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हमारे, गुरु अंगद देव है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव है, और गुरु आपका अमरदास यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर आपके दोस्तों यहाँ पे आप ये काउंट करते चलना कि स्कोर कितना आपका वहां पे हो रहा है। जैसे कि मैं आपको हर सेट में बता रहा हूँ, अगर आप 35 प्लस तक क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हो, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही, बस इसे मेंटेन किए रहिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जब पेपर देख के वहां से निकलें, कि हम बिल्कुल श्योर वहां पे हो जाए कि जब फाइनल रिजल्ट हमारा आउट वहां पे होगा, हमारा नाम देखने को मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों कम से कम 41-42 क्वेश्चन आप माने चलना, आपको इतना करना ही वहां पे होगा। ये आपकी रियलिटी यहाँ पे हो जाती है। तो इसका आप राइट आंसर सीधा सीधा क्या कह दोगे, आप कहोगे सर हम कह देंगे यहाँ गुरु अर्जुन देव कहोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि जीवनी वाला जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जैसे अगर आपसे कभी ये पूछ लिया गया, अच्छा एक हमें ये बताओ कि आपका जो सत्य के प्रयोग, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सत्य के प्रयोग, ये किसकी जीवनी यहाँ पे आपकी हो जाती है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका विंग्स ऑफ फायर, ये देखा ही होगा कई बार आपके एग्जाम में विंग्स ऑफ फायर बहुत बार रिपीट आपका यहाँ पे हो चुका है। या फिर दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक ये बताओ आप प्लेइंग प्लेइंग इट माई वे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये इसमें किसके बारे यानी किसकी जीवनी आपकी यहाँ पे हो जाती है। या फिर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए कि अनब्रेकेबल, अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए, एक हमें ये बता दो अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल अगर आपसे पूछ लिया, ये किसकी जीवनी यहाँ पे हो जाएगी। या फिर दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए द रेस ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ, ये किसकी जीवनी यहाँ पे आपकी हो जाती है। या दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये बताओ किसकी जीवनी यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो ये देखो जीवनी तो बहुत आपकी वहाँ पे हो जाती है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जीवनी कम से कम वो पता होनी चाहिए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर पूछा जाए सत्य के प्रयोग, किसकी हो जाएगी, आप कह दोगे यहाँ पे महात्मा गांधी जी की ये जीवनी आपकी यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने ये जीवनी यहाँ पे देखी, आपको जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनके आंसर वहाँ पे दे पा रहे हो, मान चलना तैयारी आपकी सही चल रही है। अगर आंसर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी आपकी हो, तो ये जो जीवनी और टॉपिक है तैयार करके जाना, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाता है। विंग्स ऑफ फायर तो आपको पता ही होगा किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ये जीवनी आपकी यहाँ पे हो जाती है। और ये प्लेइंग इट्स माई वे, ये किसकी हो जाएगी, आप कह दोगे ये हो जाएगी सचिन तेंदुलकर की, सचिन की हो जाती है। अनब्रेकेबल ये किसकी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आप क्या कह दोगे, मैरी कॉम का नाम आप यहाँ पे बता दोगे, किसका, मैरी कॉम का। द रेस ऑफ माई लाइफ जो ये दिया जा रहा है, ये किसकी हो जाएगी, आप कहोगे ये हम सर बताएंगे किसकी,
मिल्खा सिंह का नाम यहाँ पे ले लेंगे। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी हो जाएगी, आप कह दोगे यहाँ पे युवराज सिंह की यहाँ पे आपकी हो जाती है। जीवनी और भी कुछ इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे अगले सेट वहाँ पे आएंगे, वो भी मैं सारे यहाँ पे कवर करा दूंगा। यानी इन 100 सेट में जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे मैं कवर कराते हुए चलूंगा, लेकिन वो चीज़ें तैयार आपको वहाँ पे करनी है। तो पेन और कॉपी लेके हमेशा साथ में बैठा करिएगा ताकि आप इनके आंसर आसानी से वहाँ पे दे पाएँ। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है। देखो मकबरा कुछ आप याद कर लेना, क्योंकि मकबरा से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट मकबरे होते हैं वो कम से कम आपको पता होने चाहिए। तो पूछा गया तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ ग्वालियर है, शिवपुरी है, भोपाल है, आगरा है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित बताओगे, आप कहोगे सर हम क्या कहेंगे, ग्वालियर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ऐसे दोस्तों कुछ मकबरे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा हमें एक ये बताओ हुमायूं का मकबरा, एक आपका ये हुमायूं का मकबरा भी पूछा जाता है, हुमायूं का बता दीजिए मकबरा कहाँ पे आपका ये स्थित वहां पे हो जाएगा। या फिर आपसे ये दूसरा एक पूछ ले कि अच्छा ये बता दो जो आपका अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बीबी का मकबरा, किसका, बीबी का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है। या एक और लिख लेना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ औरंगजेब का, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे। एक और नोट कर लेना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा अगर पूछ लिया जाए, ये मकबरे बताओ कहाँ पे आपके स्थित हैं। यानी आपको वो जगह का नाम कम से कम पता होना चाहिए कहाँ पे ये मकबरे आपके स्थित वहाँ पे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे। तो हुमायूं का मकबरा अगर पूछ लिया जाए तो आप कहाँ बताओगे, आप कह दोगे ये आपका दिल्ली में स्थित हो जाएगा। अकबर का मकबरा पूछा जाएगा, आप कहाँ कहोगे, ये सिकंदरा में, कहाँ पे, सिकंदरा ये कहाँ पे है, आप कहोगे आगरा, आगरा कहाँ पे आ जाएगा, आप कहोगे यूपी में। बीबी का मकबरा ये कहाँ पे स्थित आपका हो जाएगा, आप कहोगे क्या, औरंगाबाद में, कहाँ पे, औरंगाबाद में आपका ये स्थित यहाँ पे हो जाता है। औरंगजेब का मकबरा ये कहाँ पे आप बता दोगे, ये कहोगे आप कहाँ पे, ये भी आपका औरंगाबाद में ही हो जाएगा, कहाँ पे, औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद कहाँ पे है, आप कहोगे महाराष्ट्र राज्य में आपका वहाँ पे हो जाता है। यानी बीबी का और औरंगजेब का दोनों के औरंगाबाद में स्थित, औरंगाबाद कहाँ पे आता है, हम कहेंगे महाराष्ट्र में। शेर शाह सूरी का नाम दिया जा रहा है, ये कहाँ पे आ जाएगा, आप कहोगे सासाराम, कहाँ पे, सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पे आता है, आप कहोगे बिहार राज्य में आपका स्थित हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे हमारे हो जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में हमें क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाते हैं। अच्छा ये बताओ सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे, वहां पे बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वहां पे इसके अध्यक्ष कब वहां बने, 1932, 1938, 1941, 1843। और ये आपका दानापुर जडारो में क्वेश्चन वहां पे सीधे सीधे हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में वहां पूछ लिया गया था। तो आप क्या बताओगे, सुभाष चंद्र बोस हैं ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब वहां बने थे, आप कहोगे सर हम तो कहेंगे 1938 में बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कुछ चीजें आपसे वहां पूछे जा सकते हैं कि अगर कभी आपसे ये नोट करना, अच्छा एक हमें ये बताओ इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे कि व्योमेश चंद्र, सीधा सीधा क्या पूछेगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये बताओ कांग्रेस के कब अध्यक्ष वहां पे बने थे। या एक और नोट करना, अच्छा ये बताओ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कब ये कांग्रेस के अध्यक्ष वहां बने थे। या फिर एक और बताना कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू ये कांग्रेस के कब वहां पे अध्यक्ष बने थे। या फिर एक और ये बता देना जैसे जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, नारायण ये कांग्रेस के कब अध्यक्ष वहां पे बने थे। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर ये कभी पूछ लिया जाए वर्तमान का, अगर पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन वहां पे बन सकता है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी में हम लोग क्या याद करेंगे, ये आपके पहले अध्यक्ष यहाँ पे हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन वहां पे थे, तो किसका नाम बताओगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम हम लोग बताएंगे। और कब ये बनते हैं, आप कहोगे ये 1885 में, 1885 में कहाँ पे,
बॉम्बे में, जो बॉम्बे का पहला सत्र वहां पे हुआ था, वहां पे व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष वहां पे बनाया गया था। महात्मा गांधी कब बने थे, यहाँ पे आप कहोगे 1924 में। 1924 में जो आपका कहाँ पे हुआ था, बेलगाम सत्र वहां पे हुआ था। बेलगाम सत्र वहां पे हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पे बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाएगी, क्या बताओगे, 1929 में कहां पे, जो आपका लाहौर में सत्र हुआ था, कहां पे, लाहौर में सत्र हुआ था, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग वहां पे आपकी की गई थी। जयप्रकाश नारायण की बात यहां पे कर लें, जयप्रकाश नारायण ये कहाँ पे हो जाएंगे, वैसे ये आपके इंपॉर्टेंट इतने है नहीं यहाँ पे। और वर्तमान का अगर आपसे पूछ लिया जाए, वर्तमान में किसका नाम आप बताओगे, यहाँ बताओगे मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिका इसका नाम बताओगे यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आप सीधा सीधा यहाँ पे आप बता दोगे। ये क्या हो जाएंगे, वर्तमान के अध्यक्ष यहाँ पे हो जाते। कब ये बने थे, ये बने थे 2022 में बने थे, और तब से ये कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो ये कुछ नाम आपके हो जाते हैं। इसमें आपका ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। वैसे ये सारे मैं वही करा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान वाला तो करंट अफेयर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन ही सकता है। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए अगर आपको एग्जाम अपना क्लियर करना है तो। वहां पे अगले क्वेश्चन पूछा गया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क की आपूर्ति निम्न में से किस स्थल से वहां पे होती है, किसका, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह, जो आपका लौह अयस्क है कि आपूर्ति निम्न में से किस स्थल से वहां पे होती है, ये बताओ इनमें से कौन सा स्थल यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपके ये अयस्क है ना, अयस्क में ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका अयस्क होता है, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में वो अयस्क वहां पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि मैं कुछ अभी पॉइंट भी आपको यहाँ बताऊंगा, पहले इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे, आप कहोगे यहाँ पे क्युंझर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे मैं अयस्क की बात अगर यहाँ पे कर रहा था, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा जो अगर हम बात करें लौह अयस्क की, किसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, लौह अयस्क की अगर हम बात कर ले, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क कौन से राज्य से वहां पे निकाला जाता है, कहां पे प्राप्त होता है, कहां पे आपका हो जाएगा, तो यहां पे सीधा नाम किसका बताओगे, आप बताओगे उड़ीसा राज्य का नाम आपको यहां पे पता होना चाहिए। ऐसे कभी आपसे ये अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका बॉक्साइट अयस्क है, किसका नाम, एक बताना, जो आपका ये बॉक्साइट अयस्क है, ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में प्राप्त होता है। या फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक बताओ मैग्नीज है, मैग्नीज है, ये सबसे ज्यादा कौन से राज्य में प्राप्त होता है। या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका अभ्रक है, ये कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है। एक और बताना, जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला हो तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है। एक और नोट कर लें, जैसे आपका तांबा हो गया, बताओ तांबा सबसे ज्यादा कौन से राज्य में आपका पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क हमारे हो जाते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो बॉक्साइट की अगर हमसे बात करेगा, तो ये बॉक्साइट जो आपका होता है, ये किसका अयस्क होता है, आप कहोगे एल्यूमिनियम का अयस्क यहाँ पे हो जाता है। और ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बताओगे, यहाँ भी आपका उड़ीसा ही राज्य आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैग्नीज की अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही मैग्नीज भी आपका यहाँ पे पाया जाएगा, उड़ीसा राज्य में। अगर यहाँ पे हम लोग अभ्रक की बात कर लें, तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, आप कहोगे झारखंड राज्य में, कहाँ पे, झारखंड राज्य मिलेगा। कोयला की बात कर लें, कोयला भी दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, झारखंड राज्य में कोयला भी सबसे ज्यादा आपका मिलता है। और तांबा की अगर हम बात कर लें, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश जो आपका राज्य हो जाएगा, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा आपका तांबा पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि कौन सा अयस्क सबसे ज्यादा कौन से राज्य में वहां पे पाया जाता है। तो कम से कम ये चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पे स्थित है। बताना है कि वो बंदरगाह का नाम बताओ जो आपका कच्छ की खाड़ी पे स्थित है। कोचीन है, हल्दिया है, या कांडला है, या आपका तूतीकोरिन है। और ये आपका लखनऊ जडावर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आप इसका राइट सीधा सीधा क्या कह दोगे, सर हम कहेंगे कांडला का नाम बताएंगे, इसका कांडला का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे
हो जाता है। और कांडला भारत का प्रमुख पश्चिम बंदरगाह भी आपका हो जाता है, और ये कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात राज्य में अरब सागर में आपका स्थित वहां पे आपका हो जाता है, अरब सागर में आपका जुड़ा हुआ वहां पे हो जाता है। तो क्या बताएंगे हम लोग, कांडला का नाम आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जा रहा है। भारत में सबसे बड़े कोयले का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? अभी मैंने बताया था कोयला सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे आप खुद ही देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। और ये कोयला का आपका देखो जबलपुर जडार में सीधा पूछ भी लिया गया। तो अभी जो मैंने पॉइंट वहां बताए सारे अगर आप तैयार करते चलोगे और ये 100 आपने अच्छे से तैयार कर लिया वहां पे, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा। और ये मान चला सारे में सिलेक्टेड ही क्वेश्चन वहां पे करा रहा हूं जिनके ज्यादा चांस यहाँ पे है पेपर में आने के। जब आप पेपर देके वहां पे आओगे आप खुद ही कहोगे सर हाँ यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था, आपको बताया था झारखंड राज्य का नाम बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, झारखंड यहाँ पे हो जाता है। अगर प्रमुख क्षेत्र की हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे हो जाता है कौन सा, झरिया, एक झरिया हो जाएगा। एक यहीं पे दोस्तों का बोकारो हो जाएगा, बोकारो हो जाता है। एक यहीं पे क्या हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, रानीगंज यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से सबसे ज्यादा कोयला आपका निकाला जाता है। तो ये जगहों के नाम पता होने से इन जगहों से कोयला आपका वहां पे मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया है। तो संशोधन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान में जो आपके इंपॉर्टेंट वहां संशोधन आपके किए गए वो तैयार कर लेना, संशोधन से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ लेकिन पूछा गया है कि ये बताओ भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया है यहाँ पे। तो आप राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे, यानी इसका राइट आंसर क्या बताओगे, राज प्रणाली को। तो राइट आंसर क्या बताओगे इन ऑप्शन में, आप कहोगे सर हम कहेंगे 1992 में जो आपका 73वां संविधान संशोधन वहां पे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ संशोधन आपको 2-3 बता देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके जितने संशोधन हुए एक बार जरूर वहां पे देख के जाना, संशोधन से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे एक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जो 44वां संविधान संशोधन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक यहाँ पे नोट कर लेना कौन सा, 73वां तो आपको पता ही हो गया। एक यहाँ पे और नोट कर लेना जो आपका 86वां संविधान संशोधन है। ये कम से कम दो आप अभी यहाँ पे देख लेना। अब क्या आपको इनके बारे में पता है, जो 44वां है आपका 86वां वहां पे, तो आप खुद सोचा करिए कि ये जो संशोधन मैं बता रहा हूँ क्या आपको इनके बारे में पता है, ये कब वहां पे हुआ और इसमें क्या क्या संशोधन वहां पे किया गया, और संशोधन करने के बाद इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपका जोड़ा वहां पे गया था। तो ये कम से कम आपको पता वहां पे होने चाहिए। तो अगर हम 44वां संशोधन की यहां बात कर ले तो ये कब वहां पे हुआ था, आप कहोगे ये आपका 1978 ईस्वी। सबसे पहले इसकी डेट वहां पे पता होनी चाहिए कि ये संविधान संशोधन आखिर हुआ कहां, कब वहां पे हुआ था। अब यहां पे क्या बताओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये हो जाती है, इसमें हुआ था जो आपका संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद नंबर 300 ए में जोड़ दिया, 300 ए में जोड़ दिया। और इसे क्या बोल दिया गया, सामान्य अधिकार। इसे क्या बोल दिया गया, सामान्य अधिकार में अब आपका ये वहां पे आने लगा है। तो सबसे मेन क्या हो जाएगा कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये अब आपका क्या है, इसमें बदलाव वहां पे किया गया। अब इसको संपत्ति का अधिकार को 300 ए में वहां पे जोड़ा गया और संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो जाएगा, आप कहोगे ये अब सामान्य अधिकार यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका हुआ था 2002 में आपका यहाँ पे हुआ था। अब ये शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार यहाँ बनाया गया था कि जो आपको शिक्षा है ये कैसा अधिकार हो गया, ये कहोगे ये अब आपका मौलिक अधिकार यहाँ पे आपका हो जाता है। इसमें दोस्तों हुआ क्या, आपका अनुच्छेद नंबर 21 ए यहाँ पे जोड़ा गया। यहाँ पे बोला गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा वहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया कि जो बच्चे की एज 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा वहाँ पे आपको दी जाएगी। तो ये आप याद करना, यहाँ से एग्जाम में ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमारा बनता है आपके पेपर में। और दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको नोट्स यहाँ पे दिए गए, अगर आपको लगता है कि हमारा एग्जाम काफी
पास यहाँ पे आ गया। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं बच रहा है कि हम अपना जो टाइम अपना वेस्ट करें नोट्स बनाने में। तो ये कंप्लीट नोट्स आपको ऑलरेडी यहाँ बन चुके हैं। आज सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ये एक बार यहाँ पे तैयार कर लिया एग्जाम के पहले, तो ये मान चलना जब भी पेपर में बैठोगे यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपको दिख जाएंगे। नोट्स बनाने में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपका प्रॉपर यहाँ बचेगा, वही टाइम आप इन नोट्स को याद करने में वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप ये नोट्स लेना चाहो तो मैं आपके जो एप्लीकेशन वहाँ पे सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड वहाँ पे कर दिए हैं, या फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, जहाँ पे ये नोट्स आप सीधे सीधे मैं व्हाट्सएप पे ही आपको वहाँ प्रोवाइड आपको करा दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अब स्थित है, कहाँ पे आपका स्थित आपका हो जाता है? बुलंदशहर जनपद में है, ललितपुर जनपद में है, मिर्जापुर जनपद में है, या सोनभद्र जनपद में हो जाएगा? किसकी बात हो रही है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो अभी मैंने इसके जो आपके सागर थे मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट वहां पे जो अगला प्रैक्टिस था इसके पहले मैंने काफी सारे पॉइंट वहां पे कवर भी करा दिए थे। तो इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे सोनभद्र जनपद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो सोनभद्र है जनपद ये कौन से राज्य में है? ये कहोगे आपका उत्तर प्रदेश राज्य में आपका यहाँ पे हो जाता है। अब यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा गया कि ये बताओ भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी आपके हो जाएगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर का ही नाम आपको बता देना। ये मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील भी आपके यहाँ पे हो जाती है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका बनता है वहां पे। अगले क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब वहां पे हुई थी? दो संयुक्त राष्ट्र संघ आप अच्छे से तैयार करके जाना, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिलहाल हमसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जब आपका दानापुर जटारो में आरबी नरसिंह का पेपर वहां पे हुआ था। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपका पूछ लिया गया था। इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे? आप कहोगे सर हम तो बताएंगे 1945। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ हो जाता है। देखो अगर पूरी डेट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 ये इसकी डेट यहाँ पे आपकी हो जाती है जब इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो मुख्यालय कहाँ पे बताओगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपका हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता आपसे, यहीं पे हमें ये बताओ अच्छा संस्थापक इसके सदस्य कितने वहां पे थे? जब ये बना वहां पे था उस समय कितने देश इसमें उस समय यहाँ पे जुड़े थे? तो आप कहोगे टोटल इसमें 51 देश पहले वहां पे जुड़े थे, यानी संस्थापक सदस्य हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ वर्तमान में कितने सदस्य देश इसमें हो जाएंगे, तो वर्तमान में कितने आप बताओगे? सर हम कहेंगे 193 देश यहाँ पे आपके हो जाते हैं। इसके प्रमुख अंग कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो आप कहोगे महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आईसीजी आपके इसके प्रमुख संघ आपके वहां पे हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट वैसे आप सभी को पता ही वहां पे होगा, लेकिन ये सारे पॉइंट पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं वहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया जा रहा है कि अच्छा ये बताओ गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पे हुई है? देखो जो आपका चेयरपर्सन ये आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो जो आपके इंपॉर्टेंट चेयरपर्सन है वो आप यहाँ पे तैयार कर लेना, या जो अभी हाल ही आपकी नियुक्तियां वहां पे हुई, क्योंकि करंट अफेयर के जो आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से सीधा सीधा आपको ऐसे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये बताओ गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पे हुई थी? तो किसका नाम यहाँ पे आप बताओगे? देखो ये अभी क्वेश्चन हाल ही में वहां पूछा गया था जब आपका ये रिलेशन भर्ती का पेपर यहाँ पे हुआ था लखनऊ में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चेयरपर्सन का नाम वहां से आपका पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या कह दोगे? ये हो जाएगा आपका श्रीनिवास एजेंटी का नाम बताओगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है जो अभी आपका एग्जाम लगने वाला अप्रैल मई महीने में? तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया अच्छा ये बताओ जो आपके राज्यसभा, क्या पूछेगा? राज्यसभा के सभापति का नाम बताओ क्या है? राज्यसभा के सभापति का नाम अगर आपसे पूछ ले आप बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगा? या भी आपसे ये पूछ सकता है अच्छा हमें ये भी बता दो लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बता दो, क्या यहाँ पे हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? या फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपका यूपीएससी, क्या पूछ ले? यूपीएससी
के अध्यक्ष का नाम बता दो, क्या यहाँ पे हो जाएगा? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन यहाँ पे हो जाते हैं? या फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक हमें ये भी बता दो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हो गया, इसके अध्यक्ष का नाम बताओ, क्या वहां पे हो जाता है? तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अगर हमसे राज्यसभा के सभापति का नाम पूछा गया तो किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम यहाँ पे नाम बताएंगे श्रीनिवास। यहाँ पे किसका नाम बताओगे? यहाँ पे बताओगे राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे? आप नाम बताएंगे यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन का नाम, आप कृष्णन का नाम यहाँ बता देना कि राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन हमारे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो किसका नाम बताओगे? ओम बिरला का। किसका बताएंगे हम लोग? ओम बिरला का नाम बताओगे। दो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, कोई भी पॉइंट आपको इसके बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको इनके आंसर वहां पे आते बहुत अच्छी बात है, किसी का अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप ये सोचता है कि ये हमारे सिलेबस में आपका दिया गया है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर मान पूछ लिया गया लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो ये नाम आपको सीधे से ऑप्शन में दिखेंगे वहां पे। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ते जाओगे अभी से तो आपके पेपर में दिक्कत आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगी। तो यूपीएससी के अगर अध्यक्ष का नाम अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ हमारा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे डॉक्टर अजय कुमार का। डॉक्टर अजय कुमार का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष यहाँ पूछ लिया जाए तो किसका नाम बताओगे? न्यायमूर्ति आपको हो जाएंगे वी रामा सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई भी पॉइंट आपको स्किप बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से मैथ के स्टार्ट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे मैथ के यहाँ पूछे जाते हैं। मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहाँ पे बना लोगे। मेरा आपको जो फोकस करना है, आपका जो जीके वाला पार्ट हो गया, साइंस में हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपके 2-3 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। आप बताओ यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में वहां पे बनाएंगी? ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहां पूछा जा रहा है। तो कैसे आंसर बताओगे? तो 20 महिलाएं यहाँ पे हैं, 20 महिलाएं हैं और 10 दिन में बना रही कितनी? 100 मीटर लंबी सड़क। अब ये बताओ यहाँ सीधे से आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे 20 महिलाएं होंगी, 10 दिन काम करती हैं, 100 मीटर सड़क बनती है। और आगे क्या दिया जा रहा है कि 10 महिलाएं 50 मीटर सड़क, तो 50 मीटर सड़क आप 50 नीचे लिख दिया, 10 महिलाएं कितने दिन में बनाएंगे? x आप यहाँ पे लिख दोगे, इसी x का मान आपसे यहाँ पूछा गया है। तो 50 से डिवाइड किया, ये आपका 2 हो गया, यहाँ पे 10 से 10 काट गया, 2 से काटा, ये आपका 10 हो गया। तो कितने दिन में बना लेंगे? आप कहोगे सर वो 10 दिन में उतनी सड़क, 50 मीटर सड़क वहां पे आपकी बना लेंगे। तो क्या कह देंगे? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया है, ये बताओ 13 परिणामों का औसत अगर 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है, तो अंतिम 7 का औसत 75 है, तो 7वां परिणाम बताओ क्या हो जाता है? तो यहाँ पे क्या हुआ? सीधा सीधा क्या करना है कि ये बताओ योग बराबर क्या होता है? योग बराबर हो जाएगा जो आपके औसत हो गया गुणे संख्या हो गई। तो अगर हम ये निकाल लें कि 13 संख्याओं का औसत, वो 13 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 13 संख्याओं का योग क्या बता दोगे? 13 गुणे इनका औसत से आप गुणा कर दो, तो 13 गुणे आप यहाँ 70 किया, ये आपका हो गया 910 हमारा निकल के आ गया। अब देखो यहाँ बात हो रही, अब इसको 2 भागों में ये आपका डिवाइड यहाँ पे कर दिया गया कि जो प्रथम 7 संख्याओं का, देखो आगे क्या दिया जा रहा है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत अगर 65 है, तो ये बताओ 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? कहोगे 7 गुणे 65 हम यहाँ पे करेंगे, इसका मान कितना हो गया? आप कह रहे होगे 455 मान यहाँ पे निकल हो गया। तो अगली 7 संख्याओं का औसत क्या दिया जा रहा है? वो दिया गया आपका अंतिम 7 का 75 है, तो इनका योग क्या बता दोगे? ये हो जाएगा 7 गुणे 75 करोगे, इसका मान कितना निकल के आ गया? 525 यहाँ पे निकल के आ गया। अब यहाँ से हमसे पूछी जा रही है, अच्छा ये बताओ 7वां संख्या कौन सी, जो 7वें नंबर संख्या वो हमसे यहाँ पूछी जा रही, कैसे निकालोगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 संख्या है और यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल कितनी संख्या आपकी? 14 संख्याएं हो गई। तो यहाँ पे जो एक संख्या आपकी बढ़ी है वो 7वीं संख्या ही तो हमारी बढ़ी होगी, क्योंकि ये मान लो क्या हुआ,
एक संख्या हमने 2 बार ले लिया, अब दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7वीं संख्या हमारी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालोगे कि जो ये आपका 910 दिया जा रहा है, इन दोनों को योग कर लो, जो वैल्यू निकलेगी इन दोनों को मान को इसमें आप माइनस यहाँ पे कर दोगे। तो यहाँ पे सीधा 455 और प्लस 525 आपका यहाँ पे दिया जा रहा है। इन दोनों को जोड़ा, ये कितना मान निकल के आ गया, आपने कहा 980। 455 और 525 आप यहाँ पे जोड़ोगे, मान कितना आ गया, 980 आ गया। और जो 13 संख्याओं का औसत आपका 910 यहाँ पे दिया जा रहा, माइनस करो कितना निकल के बचा आपका 70। तो आप क्या कह दोगे, जो हमारी 7वीं संख्या है कितनी हो जाएगी, आपकी 70 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट, जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं इनकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बाद में इनको एक बार रिवाइज जरूर करना कि हम क्या इनके आंसर वहां पे दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। दो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्या दिया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़ो, जो कि जबलपुर जडारो में हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछ रहा है कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम 1/2 भाग पूरा कर लिया, यानी कि 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा वहां पे कर सकते हैं। तो कैसे सवाल सॉल्व करोगे, ध्यान से देना। अगर हम ये बात करें, प्रभात की बात यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर प्रभात आधा काम मान लो 12 दिन में करता है, तो ये प्रभात पूरे काम कितने दिन में करेगा, आप कहोगे, हम कहेंगे सर 24 दिन में करेगा। अब बचा हुआ काम कितना है, अभी आधा काम और हमारा बचा हुआ है। आगे सवाल में दिया गया, जो संतोष है बचा हुआ काम को 6 दिन में, मतलब कितना काम बचा था, आधा काम बचा था। अगर आधे काम को 6 दिन में करता है, पूरे काम क्या करोगे, जो संतोष रहेगा पूरे काम करेगा वो 12 दिन में। अब ये सवाल बोला जा रहा है, ये दोनों मिलके कुल काम को कितने दिन में वहां पे समाप्त करेंगे। सिंपल कैसे लगाओगे, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 24 हो गया, भाग करो, 24 का 24 भाग किया, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 12 से किया, ये आपका 2 हो गया। यानी ये क्षमता निकल के आ गई इन दोनों की कि एक दिन में ये कितना काम वहां पे कर रहे हैं। तो दोनों अगर साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो गया, हमारा 3 हो गया, कुल काम कितना हमारा 24 हो गया। तो दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, 24/3 करोगे, कितना आ गया, 3/24, यानी 8 दिन का समय लेंगे अगर दोनों मिलके उस पूरे काम को वहां पे करते हैं। तो क्या कह दिया आपने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। जो चीज जैसी आपको दी जा रही वैसे आप लगाते चलिए, आपका आंसर यहाँ पे सीधे सीधे हमारा देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल में आते हैं, क्या दिया गया है कि ये बताओ, एक रुचिर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल के और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की ओर आते हैं। यदि वे 48वें मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी, तो वो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय। तो दूरी बराबर हमारा क्या होता, आप कहते हो 4 गुणे हम समय यहाँ पे करते थे। अब अगर दोनों विपरीत चले, एक इधर चल रहा है एक आपका इधर चल रहा है, और दोनों की चाल क्या है, एक की चाल यहाँ 20 दी जा रही, एक की चाल यहाँ 25 दी जा रही। तो जब दोनों विपरीत चलते हैं वहां पे, तो हम इनकी जो चाल होती है हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, ये कहोगे 20 और 25 होगी हमारी 45, और क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दिया गया है। समय कितना वहां पे लगता है, समय यहाँ पे 48 मिनट का दिया जा रहा है। टी का मान कितना है आपका, 48 यहाँ मिनट का दिया जा रहा है। अब सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 गुणे आपका हो जाएगा 48। देखो यहाँ पे ये चीज आपको दी गई मिनट में, लेकिन सवाल में क्या है, हमसे पूछा जा रहा है, पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो आपका मिनट है यहाँ पे उसको किस में बदल लेंगे, से आपका घंटे में। तो जो आपका ये 48 मिनट है घंटे में बदलेंगे, 60 से क्या कर दोगे, यहाँ पे आप भाग आप कर दीजिए। अब सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप मान लो 3 से काटा, 3 दूना 6 हमारा हो गया, 3 1 3, 3 5 15 हो गया आपका। अब काटो, 2 से काटो, यहाँ 5 से काट दो, 5 3 15 हो गया, 5 चौको 20 हुआ, 4 से काटा, 4 1 4, 4 दूना 8 हो गया। तो 12 गुणे 3 करें, कितना निकल के आएगा आपका, निकल के आएगा 36 किलोमीटर। तो उन दोनों के बीच की ये पहले दूरी कितनी यहाँ पे थी, आप कहोगे ये दूरी थी आपकी 36 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो आपका कौन सा राइट आंसर यहाँ पे हो गया, आप कहोगे सर हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, क्या दिया गया है,
एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा को औसत गति यहाँ बता दो। यानी अगर आप एक चाल से गए हैं, दूसरी चाल से वहां पे आए हैं और दोनों की दूरियां वहां पे समान है और आपसे औसत चाल यहाँ पूछ ली जाए, सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा। ये x व y क्या हो जाएंगे, दोनों चालें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 गुणे 70 गुणे 30 यहाँ पे कर दो, बटे 70 में 30 जोड़ोगे आपका 100 यहाँ पे आ गया। ये 2 जीरो हमने काट दिया, कितना हुआ यहाँ पे 7 दूना 14 हुआ, 14 3 14 14 28 14 42 आपका क्या बता दिया आपने, 42 बता दिया। तो हम क्या कहेंगे, चाल क्या हो गई आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए, इसका सीधे सीधे आप राइट आंसर वहां पे टिक कर दो। तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमारा जो पूरा सिलेबस है ये आपका रिवीजन वहां पे हो रहा है और ये भी आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है और फिजिक्स के 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये आपके जो उपकरण है ये आप तैयार करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका लखनऊ जडारो में केवल ये पूछा गया कि आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज होगा, आप कहोगे सर हम कहेंगे किसका, हाइग्रोमीटर का आप बताओगे यूज हम लोग करते हैं। अब यहीं पर अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे एक बताओ जो आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर का यूज कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक जैसे आपका बैरोमीटर हो गया, बैरोमीटर का अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे यूज किया जाता है, या अगर आपसे ये पूछ ले कि जो आपका हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर बताओ कहाँ पे यूज आपका होता है, या आपसे ये पूछ ले कि जैसे आपका एनीमोमीटर है, एनीमो मीटर हो गया, इसका यूज कहाँ पे आपका किया जाता है, या आपसे ये पूछ ले कि जो आपका लैक्टोमीटर है, कौन सा लैक्टोमीटर हो गया, इसका यूज कहाँ पे आपका होता है। तो ये कुछ आपके उपकरण होते हैं जिनका कुछ यूज वहां पे हो जाता है और जो आपके उपकरण है ये आपको तैयार वहां पे होना चाहिए। तो थर्मामीटर हमें पता है क्या होता है, तापमान को मापने में काम होता है। बैरोमीटर हम लोग क्या नापते हैं, जो आपका वायुमंडल का जो दाब होता है हम लोग बैरोमीटर से वहां मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, जो आपकी आर्द्रता होती है, जो आपकी नमी होती है उसको मापने काम आता है। एनीमोमीटर यहाँ पे दिया गया, जो आपकी हवा की गति होती है हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या होता है, जो आपके दूध की शुद्धता की जांच हम लोग किससे करते हैं, आप कहोगे उसे हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा आपका वो किया जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, शुद्ध पानी किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट में हमसे पूछा जा रहा है कि जम जाता है। जैसे आपको ऐसे पता होगा कि पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जमना आपका स्टार्ट वहां पे हो जाता है। लेकिन अगर ये फ़ारेनहाइट, इसका पूरा पूरा फार्मूला ही वहां पे हो जाता है। फिलहाल ये इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ये बताओ कि फ़ारेनहाइट में कैसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये पानी आपका जम जाता है। तो वो टेम्परेचर कितना होता है, वो आपका होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हमसे पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह देते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा आप कहोगे 32 फ़ारेनहाइट, आपका राइट आंसर वहां पे बन जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया गया है, प्रकाश तरंगों की लंबाई की माप बताओ। प्रकाश जो तरंगे होती है इनकी लंबाई की माप बताओ। माप इकाई क्या है, तो इकाई आप अच्छे से तैयार करके जाना, इकाई से क्वेश्चन आपके पूछते जाते हैं। तो बताओ, बैरल होगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, कैरेट हो जाएगा। तो किसका पूछा जा रहा है, पूछा गया प्रकाश तरंगों की लंबाई की माप की इकाई पूछी जा रही, ये होती है एंगस्ट्रॉम में हम लोग मापते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दो इकाई का मेरा मतलब ये था कि उनके मात्रक आपको पता वहां पे होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल पे देख लो, जैसे आपसे ये पूछा जाए बल का मात्रक बता दो, कार्य या ऊर्जा का मात्रक बताओ क्या होता है, शक्ति का मात्रक बता दो क्या आपका वहां पे हो जाता है, दाब का मात्रक बताओ क्या वहां पे आपका हो जाएगा, या फिर जो आपका विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा का आप इकाई बताओ क्या हो जाएगी। तापमान हो गया, क्या पूछा गया, तापमान की इकाई बता दो क्या हो जाती है। आवृत्ति हो गया आपका, आवृत्ति के बताओ क्या इकाई वहां पे आपकी हो जाती है। यानी इनकी इकाइयां पता वहां पे होनी चाहिए। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन बताओगे, कार्य या ऊर्जा का आपका जूल हो जाएगा, शक्ति का आप वाट बता दोगे, दाब का पास्कल बताओगे, विद्युत धारा का आप एम्पियर यहाँ बता दोगे, तापमान का आप केल्विन बताओगे, आवृत्ति किसका हो जाएगा बताओगे, हर्ट्ज का मात्रक वहां पे आपकी हो जाती है। तो ये सारे ऐसी इकाइयां जो मैंने बताई हैं, इकाइयां तैयार कर लेना, इकाइयों से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं वहां पे।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, ये बताओ सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या यहाँ पे हो जाता है, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब बताओ सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या यहाँ पे होता है, जो कि आपका जबलपुर जडाउर में क्वेश्चन सीधे सीधे वहां पूछा गया कि न्यूक्लियर फिशन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो जाएगा, ये आपका चेरेंको प्रभाव हो जाएगा। तो क्या वहां पे हो जाएगा, तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर। अगर पेपर में क्वेश्चन हमारे रिपीट वहां पे होता है तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से आपका उत्पन्न वहां पे होती है, जहां पे जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में आपका बदल जाता है। और इसके बाद क्या होता है आपका E बराबर जो आपका फार्मूला क्या होता है mc², इससे क्या होता है आपकी ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होती है। यानी जो आपका हाइड्रोजन होता है हीलियम में कन्वर्ट होता है, इसके बाद क्या होती है आपकी ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होती है। इस फार्मूले से हम लोग ऊर्जा वहां पे निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य में ऊर्जा की मात्रा अगर आपसे पूछ ली जाए कि सूर्य की ऊर्जा कितनी यहाँ पे हो जाती, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य की ऊर्जा बताओ क्या वहां पे हो जाएगी, तो क्या बताओगे 3.8 इंटू 10⁻26 वाट, ये क्या हो जाएगी आपकी सूर्य की ऊर्जा यहाँ पे हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये हम देखो आप पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी में आने में कितना टाइम वहां पे लगता है, तो कितना टाइम बताओगे, आपका 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग टाइम वहां पे आपको दिख जाता है। तो अगर कभी ऑप्शन में केवल 8 मिनट भी वहां पे लिखा रहा है तो आपको 8 मिनट में वहां पे टिक कर देना है। तो ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे वहां पे बनते हैं आपके। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहां से हमारा क्या दिया जा रहा है, टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट निर्माण के लिए क्यों वहां पे होता है। आपने पहले देखा होगा जो हमारे घरों में जो पीले वाले बल्ब वहां पे आते थे, तो वहां पे एक आपके हल्का सा यानी जो बल्ब के अंदर वहां पे देखते थे एक हल्की सी मान लो वहां पे लगी रहती थी, उसे ही आपका टंगस्टन जो आपका जलता था वो आपका फिलामेंट वहां पे होता है। अब ये बताओ वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट निर्माण में ही क्यों वहां पे होता है, जो इसका फिलामेंट में केवल टंगस्टन का ही यूज हम लोग वहां पे क्यों करते थे। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि हम लोग फिलामेंट उसी चीज का बनाएंगे जो जल्दी से मान लो टूटे ना, खराब ना वहां पे। जैसे मान लो प्रकाश, मान लो धारा उसमें बह रही वहां पे, अगर वो गर्म होके मान लो गर्म हुआ वहां पे और वो टूट जाता, उससे क्या होता है पहले बल्ब वहां पे हमारे फ्यूज आपके हो जाते थे। तो यहाँ पे इस वजह से आपका जो फिलामेंट में आपका टंगस्टन का यूज वहां पे किया जाता था, क्योंकि जो आपको ये टंगस्टन यहाँ पे होता था इसका उच्च गलनांक वहां पे था। गलनांक क्या था इसका, उच्च वहां पे था। तो हम लोग क्या कहेंगे, उच्च गलनांक की वजह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसका कितना गलनांक वहां पे था, कहोगे 3422 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आपका होता था। इसी वजह से जो आपका फिलामेंट था वो टंगस्टन का आपका बनाया जाता था वहां पे। अब यहां से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के भी हमारे पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयान की खोज कब वहां पे की गई थी, वर्ष का नाम आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो चीज आपसे पूछी जा रही इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, सिल्क है, वुड वल्प है, ऊन है या कॉटन है। तो आपका रेयान किससे प्राप्त होता है, आप कहोगे सर हम तो क्या कह देंगे वुड वल्प का नाम बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो कि जो आपका रेयान होता है ये आपका सेलुलोज से वहां पे बनता है और इसे आपका कृत्रिम सिल्क भी वहां पे कहा जाता है और ये प्राकृतिक स्रोत आपको वहां पे हो जाता है। अभी जैसा मैंने ये कहा था, अगर क्वेश्चन ये आता है कि रेयान की खोज कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, तो वर्ष का नाम क्या बताओगे, 1891 में आपके रेयान की खोज वहां पे की गई थी। ये जीके में क्वेश्चन आता है, ये याद कर लेना डेट वहां पे कि रेयान की खोज कब हुई, आप बताओगे 1891 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आइसोबार्स में क्या होता है। तो आइसोबार्स जो आपके होते हैं इसमें क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ इसमें समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग परमाणु होगा, अलग द्रव्यमान संख्या लेकिन समान परमाणु होगा, समान द्रव्यमान और परमाणु संख्या या अलग द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो आइसोबार्स में क्या आप बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे इसमें आपका समान द्रव्यमान होता है लेकिन जो आपका परमाणु संख्या क्या हो जाती है, अलग यहाँ पे आपकी हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये जान सकते हो, जैसे अगर हम ले लें आर्गन का ले लें और कैल्शियम के यहाँ पे ले लें, क्या आर्गन कैसे लिखते हैं, आप कहोगे सर हम लिखते हैं 18,
ये हो गया 40। कैल्शियम कैसे आपका लिखा जाता है, कैल्शियम कहोगे 20 आपका 40। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो इनके द्रव्यमान तो हमारे समान यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन इनका जो परमाणु संख्या है ये क्या हो गई, दोनों के अलग अलग आपकी यहाँ पे हो गई। अगला एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने लिया पोटेशियम ले लिया, यहाँ पे पोटेशियम हो गया और आपका ये आर्गन यहाँ पे हो गया, या फिर यहीं पे हमने कैल्शियम भी आपका ले लिया। इसको हम जो आपका पोटेशियम कैसे लिखते हैं, आपको 1940 हो गया, और ये आर्गन को कैसे लिखा जाता है, आप कहोगे 1840 हो गया। ऐसे आपका जो कैल्शियम होगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 20 और 40। तो इसमें भी आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये द्रव्यमान संख्या होती है समान हो जाती है, और जो आपकी ये परमाणु संख्या होती है ये आपकी अलग अलग हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है, आइसोबार्स आपका वहां पे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए हमें कि यूरानी नाइट को एक अयस्क खनिज है, क्या है, यूरानी नाइट पूछा जा रहा है, एक अयस्क खनिज है, किसका हो जाएगा, जिंक का होगा, यूरेनियम का हो जाएगा, या टाइटेनियम का है, एल्यूमिनियम का है। और दानापुर जडौरी में हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन वहां पे पेपर में रिपीट होता है तो क्या बताओगे, जो आपका यूरानी नाइट दिया जा रहा है किसका अयस्क हो जाएगा, आप कहोगे यूरेनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये आपका यूरानी नाइट लिखा कैसे जाता संकेत के रूप में, तो बताओ UOT आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये मुख्य घटक किसका होता है, जो आपका पिच ब्लेंड होता है उसी के एक अयस्क यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये भी हमें बताओ कि जो आपका यूरानी नाइट होता है ये भारत में कहाँ से आपका प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से प्राप्त होगा, आप कहोगे ये आपका होता है आपको जो जादूगोड़ा से, कहाँ पे, जादूगोड़ा, जो झारखंड का जादूगोड़ा है वहां से आपका यूरानी नाइट वहां पे प्राप्त आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है केमिस्ट्री का, क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे कम गलनांक है, इनमें बताओ गलनांक किसका सबसे कम हो जाएगा, सोडियम है, टिन है, रेडान है, या रेडियम है। तो सबसे कम गलनांक इनमें से किसका आपका हो जाएगा, तो किसका नाम बताओगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे रेडान का। इन चारों ऑप्शन में आपको जो रेडान दिया जा रहा है सबसे कम गलनांक यहाँ पे हो जाता है। तो रेडान के बारे में एक चीज ये याद कर लेना, रेडान कैसी गैस आपकी होती है, आप कहोगे सर ये होती है नोबल गैस। कैसी गैस है, हम कहेंगे नोबल गैस। अब इसका एक ये बताओ, अच्छा इसका गलनांक पॉइंट क्या है, गलनांक पॉइंट कितना हो जाएगा, या आप क्या कह दोगे -71 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब यहीं पे अगर इसका ये क्वथनांक पॉइंट हमसे पूछ लिया जाए, इसका क्वथनांक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -62 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए रेडान जो होता है यानी जो आपकी नोबल गैसें होती हैं कौन से ग्रुप में वहां पे आती, कहोगे 18वें ग्रुप में आपकी हो जाती, जो कि आपकी भारी गैसें आपकी वहां पे होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं, एक बार याद कर लेना। अगर मान लो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका आंसर आसानी से दे पाए। निम्नलिखित में से कौन नेल पॉलिश रिमूवर में मौजूद होता है, यानी अगर हमें नेल पॉलिश की रिमूव वहां करनी, हटानी, वहां पे उसमें क्या चीज यूज वहां पे आपकी की जाती है, साइट्रिक एसिड है, एसीटोन है, एथिलीन है, बेंजीन है। तो पूछा गया है नेल पॉलिश रिमूवर में मौजूद होता है, तो क्या मौजूद होगा, आप कहोगे सर हम कहेंगे एसीटोन। क्या होता है, आप कह दोगे एसीटोन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका एसीटोन के मुख्य घटक क्या हो जाते हैं, आप कहोगे CH3CO ये इसका मुख्य घटक यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो आपको ये एसीटोन होता है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एक तो आपने देख लिया नेल पॉलिश रिमूवर, तो आपने देख ही लिया यहाँ पे। और अगला क्या बताओगे यहाँ पे, एक और यहाँ पे नोट कर लेना, क्या, लेबोरेटरी, जो आपकी लेबोरेटरी आपके सॉल्वेंट में इसका यूज वहां पे किया जाता है, वहां पे इसका यूज आपका होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक साइट्रिक एसिड यहाँ पे दिया जा रहा है, ये किस में होता है, ये आपको पता ही होगा, नींबू में। किस में पाया जाता है, आप कहोगे सर हम कहेंगे नींबू में। एथिलीन दिया गया, एथिलीन किस में होता है, आप कहोगे कहाँ पे यूज होता है। एक क्वेश्चन ये होता है अगर हमें कृत्रिम रूप से फल को पकाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम लोग कहते थे एथिलीन का यूज कहा जाता था। तो ये कहाँ बताओगे, फल पकाने में इसका यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछेगा। बेंजीन यहाँ पे दिया जा रहा है, ये कहाँ पे यूज होता है, आप कहोगे पेट्रोल में। क्या बताओगे, पेट्रोल में आप बता दोगे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, NaCl में होता है जो आपका सोडियम क्लोराइड हो जाता है, इसमें क्या आपका वहां पे होगा। जयपुर जडौर में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि NaCl में क्या आपका यहाँ पे होगा। एक बार सारे ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फिर सोचिए क्या इसका आंसर आपका यहाँ पे हो सकता है कि NaCl में क्या आपका हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, NaCl में क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये आपका आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका ये NaCl यहाँ पे आपका होता है, ये आपका Na+ और Cl-, यानी आयन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण से वहां पे आपके जुड़े जो आपके होते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपको आयनोनिक बॉन्ड आपके नाम से वहां पे जाना जाता है। देखो आप यहाँ पे रासायनिक नाम और सूत्र भी यहाँ पे याद करके रहना, क्योंकि क्या होता है अगर पेपर आपका कुछ मॉडरेट लेवल का वहां पे आता है, तो देखो जैसा जो आपका पेपर होता है, ये मान चला 50 क्वेश्चन में आप कम से कम 30 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हमें वहां पे दिखाई पड़ते हैं, और 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के रहते हैं, और उसी में 5 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पे आपको लगेगा कि ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस वहां पे आ गए हैं। लेकिन आपको उन क्वेश्चन में फोकस वहां पे करना है कि जो कम से कम इजी नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर 30 क्वेश्चन नॉर्मल आ गए तो वो आपके गलत वहां पे ना हो। जो आपके मॉडरेट लेवल के बाद 10 क्वेश्चन वहां पे आते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है, तैयारी आप कर रहे हो वहां पे, तो उन 10 क्वेश्चन के भी आंसर वहां पे आप दे लोगे। और इसके बाद जो बच्चे हमारे 10 क्वेश्चन वहां पे होते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा लगेगा कि ये चीज हमने कहीं पे पढ़ी थी, तो वहां पे आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको काम वहां पे आपके आ जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आप अच्छे से वहां पे तैयार करके जाना। ये मान चलना अगर आपके 50 क्वेश्चन का पेपर वहां पे होता है, तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कम से 22-23 क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम आपको एग्जाम में वहां पे दिख जाएंगे। तो 22-23 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही वहां पे सही हो जाएंगे। इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताते चल रहा हूँ, अगर सारे पॉइंट आपने कवर कर लिए तो बड़ी आसानी से आप 45+ क्वेश्चन वहां पे सही कर लोगे। लेकिन जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ वहां पे, वो एक बार जरूर आप तैयार करके वहां पे जाइएगा। देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि रासायनिक नाम और सूत्र आप यहाँ पे याद कर लेना। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अच्छा ये बताओ जो आपका NaOH होता है, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहोगे, ये कास्टिक सोडा होता है, और रासायनिक नाम क्या कह दोगे, यहाँ पे कह दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया। ऐसे ही दोस्तों आपका जैसे हो गया कि ये बताओ CaO, इसे क्या कहते हैं, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है आपका। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए Na2CO3 आपसे पूछ लिया जाए, ये क्या होता है, आपका वॉशिंग सोडा हो जाता है। अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए जैसे आपका NaHCO3 आपसे पूछ लिया जाए, इसको क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कभी पूछा जाए CuSO4, इसको क्या कहते हैं, आप कहोगे नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट के नाम से आपका ये जाना जाता है। तो ये रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र वहां पे याद करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं वहां पे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या चीज दी जा रही है, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। देखो इसके लिए क्या होगा, इनके तत्वों की आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें पता वहां पे होनी चाहिए, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ, अच्छा कि जो बताओ कि कौन सा तत्व एक ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक वहां पे होती है, तो सबसे अधिक दोस्तों किसकी होती है, आप कहोगे ऑक्सीजन की यहाँ पे होती है। ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन का नाम आता है, क्लोरीन के बाद आपका नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद हमारे ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आपका आता है। लेकिन यहाँ पे हमें इनका पूछा जा रहा है, इनमें हमें बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक किसमें वहां पे आपकी होती है। तो सभी का मैं एक बार इसमें आप राइट आंसर क्या बता दोगे, आपका हो जाएगा आर्सेनिक। किसका बताएंगे, आर्सेनिक। ऑप्शन सी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, क्योंकि जो आपका आर्सेनिक होता है इसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमसे पूछा जाए कितनी होती है, आप कहोगे 2.18 यहाँ पे आपकी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका सोडियम दिया जा रहा है, सोडियम कितनी होती है बताओगे, 0.93 यहाँ पे आपकी हो जाती है। गैलियम यहाँ पे दिया जा रहा है 1.81 इसकी हो जाएगी। और आपका जो सीजियम यहाँ पे दिया जा रहा है, सीजियम क्या बताओगे यहाँ पे 0.79 आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा आर्सेनिक यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आप कहोगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है।
अच्छा ये बताओ नींबू में मौजूद एसिड का नाम बताओ। दो एसिड भी अच्छे से तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा बोलेगा कि ये बताओ ये एसिड किस में पाया वहां पे जाता है। तो नींबू में कौन सा एसिड होता है, जो कि आपका जबलपुर जडाउर में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। फास्फोरिक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड है, आपका साइट्रिक एसिड है, या आपका मौलिक एसिड यहाँ पे हो गया। तो किसका पूछा गया है, नींबू का हमसे पूछा गया। नींबू में कैसा एसिड होता है, आप कहोगे सर हम कहेंगे साइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कैसा होता है, साइट्रिक एसिड है C6H8O7, ये आपका एसिड यहाँ पे आपका पाया जाता है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका एक सल्फ्यूरिक आपका अम्ल होता है H2 SO4 होता है, इसका यूज कहाँ पे आपका होता है। या आपसे पूछ ले जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। या आपका जो एक कार्बोनिक अम्ल होता है यानी H2CO3 होता है, इसका यूज कहाँ पे आपका होता है। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए जो आपका एसिटिक अम्ल हम लोग देख चुके हैं, अगर पूछा जाता है एक आपका फास्फोरिक अम्ल होता है यानी H3PO4, इसका यूज कहाँ पे होता है। एक बताना जो लैक्टिक अम्ल होता है, किसका लैक्टिक अम्ल C3H6O3 लैक्टिक अम्ल, इसका यूज कहाँ पे होता है। एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4, इसका यूज कहाँ पे होता है। एक बता देना जो आपको फॉर्मिक अम्ल होता है HCOH। ये कुछ आपके अम्ल हो जाते हैं, ये अगर इतने आपने तैयार कर लिए तो जो आपका एसिड का क्वेश्चन आएगा इन्हीं से आपको किसी ना किसी का देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर यही एसिड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट वहां पे होते हैं। तो अगर हमसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा, हम क्या कहेंगे, इसका यूज होता जो हमारे कार बैटरियों में इसका यूज। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कार बैटरियों में हम लोग कौन सा अम्ल वहां पे आपका यूज किया जाता है, किसका नाम बताओगे, आप कहोगे H2SO4 का। नाइट्रिक अम्ल कहाँ यूज होता है, आप कहोगे जो आपके खाद उर्वरक होते हैं, जैसे आप देखा होगा जो गाँव में खेतों में यूरिया डाली जाती है, उसमें क्या होता है आपका नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। जो आपका ये कार्बोनिक अम्ल यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे सोडा वाटर हो गया, या जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वहां पे पीते हैं, किसका यूज होता है, उसमें यही आपका कार्बोनिक अम्ल ही वहां पे यूज किया जाता है। एक आपका यहाँ पे दिया गया फास्फोरिक अम्ल, इसका भी यूज आपका कोल्ड ड्रिंक में ही वहां पे किया जाता है। एक अगला आपका क्या आ जाता है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है। ये आपका जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इसमें कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल बताओगे, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एक आपका ये आता है यहाँ पे कि ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे आपका पालक हो गया, टमाटर हो गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वहां पाया जाता है, तो क्या बताओगे, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता है। फॉर्मिक अम्ल तो आपका पता ही होगा कि जो आपका चींटी का डंक वहां पे होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, आप कहोगे क्या, ये अम्ल आपका फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये अगर अम्ल सारे आपने तैयार वहां पे कर लिए, एक बार लिख लेना और इनके बारे में अच्छे से वहां पे तैयार करना, यहां से आपका अम्ल पूरा पॉइंट आपके कवर वहां पे हो जाएंगे। अब बताओ एथिलीन एक अणु है, एथिलीन एक अणु है, पोलर है, आपका आयोनिक है, या कोवलेंट है, या आपका नॉन पोलर हो जाएगा। तो एथिलीन एक अणु कैसा अणु हो जाएगा, आप क्या कह दोगे, सर हम कहेंगे ये आपका नॉन पोलर अणु यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि एथिलीन जो आपका होता है C2H4 आपका जो होता है, ये आपका एक नॉन पोलर अणु होता है, क्योंकि इसमें आपका ये बॉन्ड वहां पे पाया जाता है, ये बॉन्ड आपका समानित वहां पे आपका हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है एथिलीन का यूज कहां पे होता, अभी मैंने बताया था कि ये फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से आपका एथिलीन का यूज वहां पे आपका किया जाता है। अगर एथिलीन का ये क्वेश्चन कभी आता है, अच्छा ये बताओ एथिलीन का वो आपका स्ट्रक्चर है, बनावट कैसी वहां पे होती है, तो क्या बताओगे, H2SO डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाता है आपका एथिलीन का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका हो जाता है, जो कि आपका एक अल्कीन का उदाहरण भी वहां पे आपका हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिलीन का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे एक प्रकार का आपका हो जाता है, ये ऑप्शन में आपको वहां पे दिख सकता है। अच्छा ये बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क खनिज यहाँ पे है। वैसे इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे करीबा करा चुके हैं जो आपके अयस्क से यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। जो आप ये अयस्क एक अच्छे से तैयार वहाँ पे करके जाना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलती से भी गलत वहाँ पे आपका ना हो जाए। तो हम लोग क्या बता देंगे, बॉक्साइट किसका अयस्क यहाँ पे हो जाएगा, आप सीधा सीधा कहोगे एल्यूमिनियम का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क आपका हो जाता है। कि बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा, आप कहोगे एल्यूमिनियम का अयस्क यहाँ पे हो जाता है। इसको लिखते हैं कैसे, आप कहोगे सर हम
O3 इंटू 2H2 आपका यहाँ पे ये लिखा जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा एक हमें ये बताओ जो आपका हेमेटाइट है, क्या पूछा जाए, हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका एस्क हो गया। ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बताना जो आपका मैग्नेटाइट हो गया, क्या मैग्नेटाइट, ये किसका एस्क यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी आपसे ये एक पूछ लिया जाए, अच्छा ये हमें बताना चाल्को पाइराइट, चाल्को पाई राइट, ये किसका एस्क यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका शिन्ना बार वहां पे हो गया, क्या शिन्ना बार, ये किसका एस्क यहाँ पे हो जाता है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए जो आपका जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेंड, ये किसका एस्क यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं वहां पे। तो हेमेटाइट में हम बताएंगे लोहा का हो जाएगा, मैग्नेटाइट में बताएंगे ये भी आपका लोहा, ये दोनों हमारे लोहे के हो जाते हैं। अब अगर चाल्को पाइराइट का पूछा जाता हम बताते कापर का या तांबा का हो जाएगा। और सिद्धा बार किसका आप बताओगे, पारा का आपका एस्क यहाँ पे हो जाएगा। जिंक ब्लेंड किसका होता है, जस्ते का। तो ये सादे याद करना, हेमेटाइट मैंने क्या बताया आप कहोगे आयरन का, और मैग्नेटाइट ये भी हमारा आयरन का हो जाएगा। और आपका जो चाल्को पाइराइट यहाँ पे दिया गया ये कॉपर का, तांबा का हो जाएगा। सिन्ना बार में आपने क्या बताया, पारा Hg हमने बताया। जिंक ब्लेंड में हमने बताया जस्ता यानी जिंक हमने बता दिया। तो ये इनके एस के यहाँ पे हो जाते हैं और सारे नाम आपको पता वहां पे होने चाहिए। हैवी वाटर क्या वहां पे होता है, अब पूछा गया हैवी वाटर क्या होता है, तो इन 4 ऑप्शन हमारे दिए गए। अब बताना हैवी वाटर क्या होता है, जो कि लखनऊ जडारो में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हैवी वाटर में सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताना है कि जो हमारा D2O होता है इसको ही तो हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, हमारा हैवी वाटर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। रासायनिक सूत्र मैंने अभी बताया, क्या बताओगे, आप कहोगे D2O बताओगे। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे भारी जल भी इसको वहां पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हैवी वाटर में भारी जल भी कहा जाता है। उपयोग कहां पे होता है इसका, आप कहोगे परमाणु रिएक्टर में आपका न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। अगर क्वेश्चन कभी आता है कि परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तब भी कहोगे D2O का, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज वहां पे आपका किया जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कांच में हरा रंग। देखो यहां ये क्वेश्चन पूछा था कि कांच में जो हम रंग वहां पे आते हैं उसमें हम लोग क्या चीज मिलाते हैं, उसके रंग वहां पे आते हैं। तो सारी चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए, कोई भी चीज यहां पूछी जा सकती है। फिलहाल हमसे पूछा गया कि कांच का जो आपका हरा रंग होता है कि हम उसमें क्या चीज मिलाते हैं कि कांच का रंग हरा वहां पे हो जाता है। तो अगर आपसे ये चीज वहां पूछी गई तो फिलहाल हम लोग सीधे सीधे क्या बताएंगे, क्रोमियम ऑक्साइड, क्या कह दोगे, क्रोमियम ऑक्साइड आप यहाँ पे मिलाते हो। क्या मिलाते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। अगर आप ये मिला दोगे तो इसमें क्या हो जाए, कांच का रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग यहाँ पे हो जाएगा। और कभी अगर आप यहाँ पे ये बताओ, अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दो, क्या मिला दो यहाँ पे, अगर आपने इसमें मिला दिया कोबाल्ट ऑक्साइड, अगर इसमें आपने मिला दिया क्या, कोबाल्ट ऑक्साइड, इसमें अगर आप मिला दोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, आपका रंग हो जाएगा नीला रंग हो जाएगा, नीला रंग। तो कांच का रंग अगर हमें नीला वहां पे लेना होगा तो हम क्या मिलाएंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड इसमें आपका मिलाया जाएगा। और वहीं पे अगर इसमें आप कॉपर ऑक्साइड यानी CEO आप मिला दोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, आप एक लिखोगे इसका रंग हरा भी हो सकता है और एक यहाँ लिखो नीला हरा रंग, नीला हरा रंग आपका हो जाएगा। एक यहाँ पे नोट करना, अगर क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड आपका मिलता है यहाँ पे, तो इसका मैंने क्या बता दिया, हरा रंग आपका यहाँ पे मिल जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाओगे कैसा रंग आ जाएगा, आप कहोगे हरा रंग यहाँ पे आ जाता है। अगर इसमें आप मैग्नीज डाई ऑक्साइड मिला तो MnO2 यहाँ मिला दोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, आप कह दोगे बैंगनी रंग यहाँ पे हो जाता है। यानी मैग्नीज डाई ऑक्साइड मिला दोगे, बैंगनी रंग यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसमें आप फेरिक ऑक्साइड मिलाते हो Fe2O3 मिला दोगे तो कैसा रंग हो जाएगा, आप कहोगे भूरा या फिर लाल रंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, भूरा या लाल रंग यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ आपके वो हो जाते हैं कि इसमें हम क्या चीज मिलाएं और कैसा रंग हमें वहां पे चाहिए। तो ये एक बार नोट जरूर कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनता है कांच में हम क्या चीज मिलाएंगे कि उसका रंग कैसा वहां पे हो जाता है। अगर इनके आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे हो, तैयारी आपकी सही चल रही है। बस ये 100 सेट आप करके जाना, पेपर में बैठना, पेपर क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को वहां पे मिल जाएंगे।
अच्छा ये बताओ डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? देखो आविष्कार भी यहाँ पे याद कर लेना, आविष्कार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। फिलहाल डायनामाइट तो आप सभी को वहाँ पता ही होगा, इसके आविष्कारक वहाँ पे कौन हो जाते हैं, तो किसका नाम बता दोगे? अगर आविष्कार पूछा गया डायनामाइट का, हम बताएंगे अल्फ्रेड नोबल का नाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यहीं पे अगर कभी आपसे पूछा जाए, अच्छा हमें बताना जो आपका टेलीफोन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन वहां पे हो जाएंगे? या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन वहां पे हो जाएंगे? या फिर आपसे पूछा जाए जो आपका रेडियो है, इसके आविष्कारक कौन वहां पे आपके हो जाएंगे? या फिर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका रेल इंजन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका एक्सरे है, क्या हो जाएगा? एक्सरे के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अगर पूछ लिया गया कि जो आपका हवाई जहाज है, हवाई जहाज है, इसके आविष्कारक कौन वहां पे हो जाएंगे? तो इनके अगर आविष्कारक आपको यहाँ पे लगता है कि हमने ये सारे पॉइंट नोट करें, अगर आप इनके आंसर दे पा रहे हो तो मान चलना आपकी तैयारी सही चल रही है। ये आविष्कारक याद करना, आविष्कारक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो टेलीफोन में क्या बताएंगे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम हम लोग बता देंगे। विद्युत बल्ब में क्या बताओगे? जो आपका थॉमस अल्वा एडिसन का नाम बताएंगे। किसका बताओगे? थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएंगे। रेडियो बताएंगे, आप किसका नाम बताओगे? मार्कोनी का नाम बताएंगे। रेल इंजन बताएंगे, जॉर्ज स्टीफोन्स का नाम बता देंगे। एक्सरे में बताएंगे विलियम आपके रोन्टजन यहाँ पे हो जाएंगे। हवाई जहाज में बताएंगे राइट ब्रदर्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारे नाम और इनके आविष्कार, यानी इनके आविष्कार किसने वहां पे किए, ये सारे नाम आपको पता वहां पे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है वहां पे। अच्छा ये बताओ मैग्ना, मैग्ना नाइट किसका अयस्क यहाँ पे हो जाता है? तो अयस्क मैंने कई बार बता दिए, ये आपको सारे क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन लाने के ये मतलब हो जाता है कि आपको पता ही होगा कि हमारा एग्जाम बहुत पास वहाँ पे आने वाला है, तो वैसी चीजें आप तैयार करते चलो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पूछा गया मैग्ना नाइट किसका अयस्क यहाँ पे हो जाएगा? आप सीधा कहोगे मैग्नीज का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और मैग्ना नाइट को हम लोग कैसे लिखते हैं? आप कहोगे ये हो जाएगा आपका MnO ओ एस, ये आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और भारत में ये मैग्नीज मुख्य रूप से कहाँ पे मिलता है? अभी मैंने बताया था कि भारत में मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये आपका उड़ीसा राज्य में आपका वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? एक नंबर एक पे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पे हो जाता है। और उड़ीसा के बाद यानी पहले नंबर पे क्या आ गया हमारा? उड़ीसा। पहले नंबर पे आप बताया उड़ीसा राज्य हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में आपका पाया जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका? मध्य प्रदेश में भी आपका वहां पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जब बात वहां पे आएगी तो आपको उड़ीसा राज्य का नाम आपको वहां पे पता होना चाहिए था। यानी कम से कम ये मान चलना 90% तो आपका यहीं पे आपका आपका ये मैग्नीज आपका पाया जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी की स्टार्ट हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जब एक आपका कटल फिश को आपका मोलस्कस के रूप में वर्णित किया जाता है तो यह वर्गीकरण के किस स्तर पे यहाँ पे होता है? देखो जो आपको ये वर्गीकरण का स्तर है ना, ये आपको पता वहां पे होना चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगा? क्लास होगा, आर्डर होगा, फैमिली होगा, फाइलम होगा? तो इसका राइट आंसर फिलहाल आप क्या कहोगे? सर हम तो बताएंगे फाइलम का नाम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अभी जो चीज मैंने ये आपको बताई है कि वर्गीकरण के जो स्तर यहाँ पे होते हैं वो क्या वहां पे होता है, तो सबसे पहले क्या बताओगे? सबसे पहले आप कहोगे किंगडम होता है। क्या होता है? आपने कहा, हमने कहा किंगडम। किंगडम के बाद क्या हो जाएगा? आप कहोगे फाइलम। किंगडम के बाद आप कहोगे फाइलम हो जाएगा। फाइलम के बाद क्या आती है? क्लास यहाँ पे आती है। फाइलम के बाद आप कहोगे क्लास हो जाएगी। क्लास के बाद कहोगे क्या आएगा? आप कहोगे ऑर्डर यहाँ पे आता है। ऑर्डर के बाद क्या आएगा? आप कहोगे फैमिली। फैमिली यहाँ पे होती है। फैमिली के बाद क्या होती है? आप कहोगे जीनस, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, जीनस। इसके बाद क्या आएगी? आप कहोगे स्पीसीज, सीज आपका यहाँ पे आ जाता है। ये क्या होता है? इसका आपका वर्गीकरण यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये जो आपका फाइलम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो फाइलम एक प्रमुख शारीरिक संरचना पे आधारित वहां पे हो जाती है। तो जो शारीरिक संरचना पे आधारित क्या हो जाएगी? हम कहेंगे फाइलम आपकी होती है। तो इसका राइट आंसर आपने क्या कह दिया? फाइलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाता है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया जा रहा है कि एक दवा या पदार्थ जो आपको आराम देता है और आपके शरीर को काम करने और प्रतिक्रिया करने में धीमा वहां बना देता है, उस दवा का नाम आपसे वहां पूछी जा रही है। तो वो दवा आपकी कौन सी यहाँ पे हो जाती है, तो उस दवा का नाम आप इनमें से क्या बताओगे। यानी कि ये बताओ कि एक दवा या पदार्थ जो आपको आराम देता है और आपके शरीर को काम करने और प्रतिक्रिया करने में धीमा बना देता है, उस दवा का नाम क्या बताएंगे। हम कहेंगे डिप्रेसेंट के नाम से जाना था, ऑप्शन नंबर डी। और इस दवा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई सारे पॉइंट वहां बता चुके, कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से आपके और वहां पे बन सकते हैं। तो क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, आपका मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैज्ञानिक नाम भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। तो अमरूद बताओगे, आम बताओगे, आंवला बताओगे, ये आपका जैक फ्रूट यहाँ पे हो जाता है। तो किसका नाम बताओगे, मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम हो जाएगा। आप कहोगे सर हम कहेंगे आम का नाम लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, या आपको कुत्ता का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, बिल्ली का बताओ वैज्ञानिक नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए। मेढक अगर आपसे पूछ ले, मेढक का वैज्ञानिक नाम बताओ, क्या यहाँ पे हो जाता है। तो मनुष्य में आप क्या बताओगे, आप सीधा सीधा लिखोगे सर हम बता देंगे होमो सैपियंस यहाँ बताएंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। कुत्ता का अगर हमसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, कैनिश, ये हो जाएगा आपका कुत्ते का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। बिल्ली का अगर पूछ लिया जाए तो बिल्ली का आप ये नोट कर लेना, ये हो जाएगा बिल्ली के वैज्ञानिक नाम आपका हो जाता है। गाय का अगर पूछा जाए तो गाय का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आप लिख लेना। देखो ये सारे नाम अगर आपको पता है तो आप इनके आंसर यहाँ पे दे पाओगे। मेढक का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे यहाँ पे आप, राना टिग्रीना क्या हो जाएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम आपको पता वहां पे होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन किससे बने वहां पे होते हैं। तो एक चीज ये याद कर लेना कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी वहां पे हो जाती है, क्या दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। फिलहाल पूछा जा रहा है प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, और या फिर आपका न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बताओगे प्रोटीन ये किसके बने वहां पे होते हैं। हम कहेंगे ये हमारे अमीनो एसिड से वहां बने होते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड से जुड़ते हैं और हमारे शरीर के जो कार्य हमारा शरीर वहां पे करता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान आपके वहां पे ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होती है, तो क्या बताओगे हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर नामक एक बीमारी वहां पे हो जाती है, जिससे हमारे जो शरीर का ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है, यानी कुपोषण के लक्षण वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो क्या बताओगे, आपका अमीनो एसिड हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा एक पूछा जा रहा है कि जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस को इलाज करने के लिए कौन सी दवा उपयोग वहां पे की जाती है। अब ये बताओ, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस दिया जा रहा है तो हमारे शरीर में क्या होता है, किसकी कमी होगी, आपने कहा कैल्शियम की कमी वहां पे होगी। और इसमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, इसमें होता है कि जो हमारी हड्डियां होती काफी कमजोर वहां पड़ जाती है ना, उसमें बारीक वहां पे छेद वहां पे हो जाते हैं। ये बीमारी किसमें होती है, जो आपके वयस्क होते हैं ज्यादा उनमें ये बीमारी वहां पे देखने को मिलती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, रिस्ट्रेड्रोनेट दिया जा रहा है, ट्रामाडोल दिया जा रहा है, प्रोमेथोमिस दिया जा रहा है, और आपका लो थायरो यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताओगे, आप सीधा सीधा कहोगे रिसेड्रोनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। वैसे इसके बारे में मैंने कई सारे क्वेश्चन में ये वर्ड हमारा आ भी चुका है, और ऑलरेडी मैंने जो आपके इसके पहले 14 सेट मैंने वहां पे करा रखे, वहां मैंने कई सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर वहां पे करी दी थी वहां पे। तो क्या बताओगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। फेफड़े के बताओ प्राथमिक अंग कौन से हैं। फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं पाचन है, कब्ज है, पसीना है, श्वसन है। तो फेफड़ा जो है ये आपका श्वसन के प्राथमिक अंग वहां पे हो जाते हैं। तो
फेफड़ों का मेन काम क्या होता है भाई, श्वसन में ही तो वहां पे मेन काम इसका वहां पे होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फेफड़े जो हो जाएंगे श्वसन के प्राथमिक अंग यहाँ पे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हम लोग सांस वहां पे लेते हैं, 1 मिनट में कितनी बार वहां पे सांस लेते हैं। तो श्वसन दर अगर कभी आपसे पूछ ली जाए, एक चीज ये बता दूं वहां पे, जो आपकी श्वसन दर होती है, श्वसन दर कितनी यहाँ पे होती है, क्या बताओगे, 12 से लेके 20 पर मिनट हमारी यहाँ पे आपकी हो जाती है। श्वसन दर क्या होती है ना, हम 1 मिनट में कम से कम 12 से लेके 20 बार सांस वहाँ पे आपके लेते हैं। अब ये बताओ, जो आपका फेफड़ा वहाँ, जो आपका फेफड़े यहाँ पे होते हैं, फेफड़े में कौन सी बीमारियां वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो मेन आपकी फेफड़ों की बीमारी क्या होती है, उसको हम लोग अस्थमा के नाम से वहाँ पे जानते हैं, या फिर आपका टीबी, अस्थमा के नाम से आपका ये जाना जाता है वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है मकड़ियां किस क्लास के जानवरों से संबंधित वहां पे होती हैं। जो आपकी मकड़ियां होती हैं किस क्लास के जानवर से संबंधित होती हैं। अरेक्निड्स दिया जा रहा है, एवेस है, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रोपोड्स है, आपका एंथोजोआ है। तो किससे संबंधित आपकी मकड़ियां वहां पे हो जाती हैं। तो आप क्या कहोगे, मकड़ियां किससे संबंधित हो जाएंगी, हम कहेंगे ये आपका अरेक्निड से हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी ये आपकी आर्थ्रोपोडा फाइलम का हिस्सा वहां पे होती है। किसकी होती है, जो आपका आर्थ्रोपोडा फाइलम वहां पे होता है, मकड़े, उसका हिस्सा वहां पे आपकी हो जाती हैं। तो जो आपकी मकड़ियां होती है ना, उनमें क्या होते हैं, आप कहोगे 8 पैर होते हैं। मकड़ियों में क्या होते हैं, आपके 8 पैर वहां पे होते हैं, और उनमें कोई भी पंख वहां पे नहीं होता, यानी कोई पंख आपका नहीं पाया था। और इनमें जो आपका, इनके एंटीना भी इनमें आपका नहीं होता, एंटीना भी यहाँ पे आपका नहीं होता है। ये चीज यहाँ पे आप लिख लेना, जिससे क्या होता है, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं ये आपके कीट में वहां पे नहीं आते। जो आपके कीट होते हैं, कीट ग्रुप में आपके ये वहां पे नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत में कैसी मकड़ियां वहां पाई जाती हैं, तो भारत में क्या कहोगे, भारत में आपकी ब्लैक विंडो जैसी मकड़ियां वहां पाई जाती। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, आपका ट्रेडमैन के एग्जाम में आया था कि भारत में कैसी मकड़ियां पाई जाती हैं, कैसी बताओगे, ब्लैक विंडो प्रकार की मकड़ियां भारत में आपकी वहां पे पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय है, थायराइड है, बड़ी आंत है, लीवर है। तो बताना है सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की कौन सी वहां पे हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं, उनके आंसर वहां पे आ जाते होंगे। तो हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है लीवर होती है। लीवर से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीवर से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ वहां पे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, आप कह दोगे सर हम कहेंगे लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर आपकी यहाँ पे हो गई। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये बताओ जो आपका पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तब भी आप कहोगे लीवर में होता है। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि ये बताओ जो पित्ताशय का संग्रह कहाँ पे होता है, तब भी आप बताओगे लीवर में हो जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ आपका जो ग्लाइकोजन है, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन, बताओ ग्लाइकोजन का भंडारण कहाँ पे होता है, आप कहोगे लीवर में आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ अच्छा जो रक्त का शुद्धिकरण है, रक्त का शुद्धिकरण है, ये कहाँ पे होता है, ये भी आप क्या बताओगे, लीवर में आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो लीवर से आपसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अच्छा ये बताओ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ से करते हैं, भाई साफ सीधी बात है, इसका आंसर आप देखते ही बता दोगे, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, हम कहेंगे पत्तियों में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पे आपकी ये कंप्लीट आपकी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। दो कीटभक्षी पौधा से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कुछ नाम आपको पता वहां पे होने चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी आपको नोट करा दूंगा कि जो आपके कीटभक्षी पौधे वहां पे होते हैं। तो हमें इनमें से बताना है कीटभक्षी पौधा हमारा कौन सा आपका यहाँ पे हो जाता है। तो कीटभक्षी पौधा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पहला ही आपका दिया गया है यूट्रिकुलेरिया, ये ऑप्शन ए आपका कीटभक्षी पौधा वहां पे हो जाता है। जैसे कि आपका जो एक ये नोट करना शनडयू, ये भी आपका कीटभक्षी पौधा होता है। एक आप बताओगे जैसे आपका ब्लैटर वाट, ये भी कीटभक्षी पौधा यहाँ पे होता है। एक आप बताओगे यहाँ पे बटर वाट,
ये भी हमारा कीट भक्षी पौधा होता है। एक बताओगे जैसे आपका सैरासीनिया, सैरा सीनिया, ये भी आपका कीट भक्षी दोस्तों पौधा वहां पे हो जाता है। तो ये सारे पौधे कैसे हो जाते हैं, आप कहोगे सारे सारे हमारे कीट भक्षी पौधे आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इनमें से कोई ना कोई नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट कीट भक्षी पौधे हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ मेंडल को जाना जाता है, मेंडल को जो आपके मेंडल हो किस रूप में हम लोग जानते हैं कि फिजियोलॉजी के पिता हैं, ये आपके जियोलॉजी के पिता हो जाएंगे, जेनेटिक्स के पिता हो जाएंगे, ये आपके बायोलॉजी के पिता हो जाते हैं। तो मेंडल को हम लोग किस रूप में वहां पे जानते हैं, आप कहोगे ये होते हैं आपके जेनेटिक्स के पिता वहां पे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। एक आपका दिया गया फिजियोलॉजी के पिता, ये कौन यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ पे कहोगे सर हम कहेंगे क्लॉड बर्नार्ड का नाम यहाँ पे बताएं, क्लॉड बर्नार्ड का नाम यहाँ पे आप बता देंगे। अगला यहाँ पे एक आपका दिया जा रहा है जियोलॉजी, यहाँ पे दिया जा रहा है, इनके पिता कौन हो जाएंगे, किसका नाम बताओगे, आप कहोगे सर हम यहाँ बताएंगे जेम्स हॉटन का नाम यहाँ पे बता देंगे। एक हमारा दिया जा रहा है कि बायोलॉजी के पिता यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे आपका अरिस्टोटल, अरिस्टोटल यहाँ पे नाम लिख लेना, ये हो जाएंगे आपके बायोलॉजी के पिता आपके अरिस्टोटल हो जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है, दालों में सबसे ज्यादा क्या वहां पे पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, खनिज है, विटामिन है। तो दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत वहां पे हो जाएंगे, तो क्या बता दोगे राइट आंसर, यहाँ पे आपको बताना है प्रोटीन। क्या बताएंगे, हम बताएंगे प्रोटीन बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से मैंने अभी बताया था कौन सा रोग होता है, आप कहोगे क्वाशियोरकर रोग, वहां पे आपका प्रोटीन की कमी से वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या वहां पे हो जाते हैं, एक तो हमारा दूध में प्रोटीन होती है, एक आपका दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है, अंडा जो होता है इसमें भी प्रोटीन आपकी होती है, और जो आपका मांस हो गया इसमें भी आपकी प्रोटीन होती है। इसके बाद एक आपका सोयाबीन यहाँ पे होता है, इसमें भी आपकी प्रोटीन वहाँ पे पाई जाती है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, प्रोटीन के स्रोत यहाँ पे हो जाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत कौन सा वहाँ पे होता है, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन एक आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी वहां पे होती है, हड्डियों से देखो जो आपका हड्डियां होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आपके बनते हैं, तो सारे एक एक करके मैं बता भी दूंगा और सारे नाम आपको पता भी वहां पे होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में वहां पूछा गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हड्डियों में यानी हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी वहां पे होती है, तो फिलहाल आंसर इसका लिख लेना, आप कहोगे 206 हम लोग यहाँ पे बता देंगे। अब देखो हड्डियों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। एक अभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका नवजात शिशु वहां पे होता है, नवजात शिशु, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी यहाँ पे होगी, आप कहोगे लगभग 300 हड्डियां यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे लंबी हड्डी बताओ कौन सी होती है, आप बताओगे फीमर हड्डी जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, कहाँ पाई जाती है, आप कहोगे जांघ में आपकी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटी हड्डी बताओ कौन सी यहाँ पे होती है, तो आप बताओगे स्टेपीज का नाम बताओगे, और ये हड्डी कहाँ पे होती है, कान में पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ जो आपकी रक्त कणिकाओं जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण हमारी हड्डियों में कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे जो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा होती है वहाँ पे आपका ब्लड का निर्माण वहाँ पे होता है। चाहे आपको आरबीसी का पूछे, चाहे डब्ल्यूबीसी का पूछे, कोई या प्लेटलेट्स का पूछे, किसी का भी पूछे, आप सीधा सीधा कहोगे अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर वहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, अगर पूछा कठोर आपसे पूछ लिया जाता है तो कहाँ बताओगे आप, सबसे कठोर क्या होता है, सबसे कठोर हड्डी कहाँ पे, दांत में होती है, जिसे हम लोग इनामेल के नाम से आपका वो वहां पे आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, ब्रेन फीवर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। दो यहाँ जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं ये आपको पता वहां पे होनी चाहिए कि किससे क्या उन सी बीमारी वहां फैलती है। मक्खी से क्या फैलता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार वहां पूछा गया है, तो ये पूछा जा रहा है ब्रेन फीवर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। मक्खियां है, मच्छर है, वायरस है या काकरोच है। तो ब्रेन फीवर किससे वहां फैलता है, आप क्या कह दोगे, आप कहोगे ये आपको फैलता है मच्छरों से वहां से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है।
देखो मच्छर से आपका डेंगू भी फैलता है, जो आपका डेंगू होता है, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डेंगू किसके द्वारा फैलता है, तब भी आप बताओगे मच्छर का नाम ही आप यहाँ पे बता दोगे। इसके बाद देखो अगर कभी ये आता है कि ये बताओ मक्खी से क्या फैलता है, मक्खी से क्या फैलेगा, आप कहोगे जैसे आपका हैजा हो गया, हैजा किसके द्वारा फैलता है, आप कहोगे मक्खी के द्वारा क्या होता है, हैजा फैलता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड से कैसे फैलता है, आप कहोगे ये दूषित पानी से। अगर आप दूषित पानी, गंदा पानी वहां पे यूज करोगे, क्या हो जाएगा, आप कहते हैं टाइफाइड वहां पे आपका हो गया। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ जो टीबी होता है, तपेदिक होता है, ये कैसे फैलता है, आप कहोगे हवा के माध्यम से आपका ये फैलता है। तो ये सारे सारे क्या होते हैं, किसी न किसी के माध्यम से वहां पे आपके फैलते हैं, चाहे मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, या फिर हवा हो, ये सारे उसी के माध्यम से आपके ये फैलते हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका, यानी ये भी क्वेश्चन कई बार हमारा रिपीट यहाँ पे हो चुका, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और हम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन जब दानापुर जडार में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है, तो किसका नाम बता दोगे, आप कहोगे शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाए, क्या कह दोगे, शुतुरमुर्ग का अंडा आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता सबसे छोटी, छोटी आपसे पूछा जाता तो क्या नाम बताते, आप यहाँ पे नाम बताएंगे सीधा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये नाम आप याद कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी। अगर क्वेश्चन यही दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, आगे जो हमारे टॉपिक वहाँ पे आएंगे, जितने भी आपके टॉपिक सिलेबस वहाँ पे दिए गए, सारे मैं एक एक करके वहाँ पे कवर करा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट आपके यहाँ पे हो गए। अब ये काउंट करके बताना दोस्तों क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। तो अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही चल रहे हो रहे हैं, तो मान चलना तैयारी आपकी सही चल रही, और आपका एग्जाम बिल्कुल वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ मैंने बता रखा, जो मैं 100% यहाँ पे करा रहा हूँ, एक बार एग्जाम के पहले ये सारी चीज वहां पे जरूर तैयार करना। और जो ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, एक बार नोट्स आप तैयार कर ले। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही आपको देखने को मिलेगा, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ रहे हैं, बने बनाए नोट्स है, बस जितना टाइम बचना इसी का आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस यहाँ पे करो। तो ये नोट्स अगर आपको लेने हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर सो ही कर रहा है स्क्रीन में, जो व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, जहाँ पे कंप्लीट नोट मैं सीधे आपको व्हाट्सअप पे वहां प्रोवाइड करा दूंगा। बस यकीन मान चलना, और जो अपना टारगेट है कम से कम ये बना के चलना, कैसे भी करके आपको 40-42 क्वेश्चन वहां पे सही करने, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन वहां पे लेना है। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे 7 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट्स में, जहां पे हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में, जिनके ज्यादा चांस है पेपर में आने के। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लीजिएगा, ताकि आगे जितनी भी क्लासें वहां पे अपलोड होती रहे, उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को वहां पे मिल जाए। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे कल हम लोग एक अगले प्रैक्टिस सेट में।